फर्स्ट केस आज हम लोगों को पढ़ना था ना, दिल्ली में किया गया एक अध्ययन, केस स्टडी। तो इस केस स्टडी में जो है हम लोगों को देखना था केवल यही कि भाई किया क्या गया था, समझ में आया ना। तो 1990 में जो है ना, दिल्ली के एक आंकड़ों के अनुसार दिल्ली का स्थान विश्व के 41 प्रदूषित नगरों में चौथा था, ठीक है ना। अगर दुनिया भर के 41 नगरों को लिया जाए तो दिल्ली कितना नंबर पे था, 4 नंबर पे। और ये कब था, 1990 में। ये बात देखना है कि 1990 में 4 नंबर पे था कौन, दिल्ली 4 नंबर पे अपनी दिल्ली थी, समझ में आया। ना ठीक है ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। दिल्ली में वायु प्रदूषण का मामला, ठीक है ना, इतना खतरनाक हो गया कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक PIL फायर हुआ, फाइल हुआ फायर नहीं हुआ, PIL, ठीक है ना। क्या होता है PIL का फुल फॉर्म, इसको हम लोग जनहित याचिका कहते हैं, जनहित याचिका। PIL फाइल हुआ, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, समझ में आया ना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL जो है फाइल हुआ, समझ में आया ना। और ये PIL फाइल किया गया किसके लिए, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। मतलब ऐसा कुछ उपाय करें हम लोग कि हमारा प्रदूषण लेवल जो है वो क्या हो, थोड़ा कम हो जाए, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसकी कड़ी निंदा की गई और आदेश दिया गया भारत सरकार से, ठीक है ना। भारत सरकार को आदेश दिया गया कि एक निश्चित समय अंतराल में आप कुछ ना कुछ उपाय कीजिए। तो भारत सरकार ने उपाय किया, जितनी डीजल बसें थी, ठीक है ना, सारी डीजल बसों को उसने क्या कर दिया, CNG बस कर दिया। कब तक, 2002 तक। देखिए 1990 में जो है ये फाइल हुआ था पिटीशन, समझ में आ रहा है ना। लेकिन 2002 यानी कितना साल लग गया, 12 साल में जो है दिल्ली सरकार सारी बसों को क्या कर दी, CNG पर चलने वाली बना दी, ठीक है ना। तो सवाल है कि CNG जो है आखिर क्यों, CNG क्यों चुना गया, डीजल ही क्यों नहीं रहने दिया गया। तो CNG के बारे में ये अच्छी बात हम लोग याद रखेंगे कि CNG सबसे अच्छी तरह से क्या होता है, जलता है और बहुत ही कम मात्रा में जलने से बच जाता है। अनबर्न पार्टिकल्स जो है वो बहुत कम होते हैं, समझ में आ रहा है ना। अनबर्न पार्टिकल्स जो है वो बहुत कम होते हैं, ठीक है। जबकि डीजल पेट्रोल के मामलों में ऐसा नहीं है। एक और बात है कि हम लोग जो है पेट्रोल डीजल की तरह इसे अपमिश्रित नहीं कर सकते हैं, माने गलत सलत चीज़ें नहीं मिला सकते हैं, किस में, CNG में। अगला है कि इसको ले जाने के लिए पाइपलाइन बिछाने की कठिनाई को लेकर इसकी अबाधित सप्लाई, ठीक है ना, करने की है। अभी एक जो है मतलब ज़रूरत है कि पेट्रोल पंप तक जो है उसको उसकी पूर्ति के लिए जो है पाइपलाइन बिछना चाहिए, समझ में आ रहा है ना। एक और देखें, CNG से एक और फ़ायदा है कि इसको कोई भी चोर चोरी कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है। CNG कोई चुरा सकता है। अभी पहले जो है गाड़ियों में आता था कार्बोरेटर वगैरह, तो फट से पाइप निकालेगा लो चोर जो है और ऑन करेगा, निकालना चालू। कहीं हम लोग गाड़ी लगाने से जो है कतराते थे, एकांत में खास तौर पे, तुरंत बोतल जो है लगाएगा लोग और तेल निकाल लेगा सब। हाँ BS6 में अब नहीं है, अब तेल निकाल सकता है कौन, केवल चाबी रहेगा तभी, पंप रहेगा तब। हाँ वो थोड़ा सा नुकसान है हम लोगों को, लेकिन तेल चोरी होने से बच जा रहा है, समझ में आ रहा है ना। एक ही वही फायदा है बस, तो इसको चुराया नहीं जा सकता है, ठीक है ना। अगला देखें क्वेश्चन कहाँ से आता है। अगला क्वेश्चन जो है आता है यूरो 3 मानक, यूरो 3 स्टैंडर्ड, ये क्या है, इसको हम लोग ध्यान से समझ लेंगे। यूरो 3 स्टैंडर्ड क्या है, इसको ध्यान से देखेंगे। डीजल और पेट्रोल में गंधक भी नियंत्रित करके सल्फर की मात्रा, गंधक किसको कहते हैं, सल्फर को कहते हैं। तो सल्फर की मात्रा जो है वो निर्धारित की गई, भारत सरकार के द्वारा निर्धारित की गई कि डीजल में कितना ppm रहेगा सल्फर, 350 ppm, और 150 ppm रहेगा किस में, पेट्रोल में। समझ में आ रहा है ना। यूरो पूछेगा क्वेश्चन कि बताइए यूरो 3 मानक क्या है। तो यूरो 3 मानक के अनुसार ये तय किया गया
कि पेट्रोल डीजल में सल्फर की मात्रा कितनी रहनी चाहिए? 350 ppm की ppb या ppt? ppm होनी चाहिए, ठीक है। और पेट्रोल में जो है इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए? 150 ppm, पार्ट्स पर मिलियन। ppt पार्ट्स पर थाउजेंड, ppb पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है ना। तो ये याद रखेंगे हम लोग। एक और देखें हम लोग आगे, यूरो 3 मानक था, ये यूरो 3 मानक याद रहेगा ना। यूरो 3 मानक क्या कहता है कि पेट्रोल और डीजल में सल्फर की जो मात्रा है वो नियंत्रित होनी चाहिए, निर्धारित होनी चाहिए, एकदम कंट्रोल लेवल में होनी चाहिए। एक और देखें, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन 42% पर सीमित करना चाहिए। संबंधित ईंधन में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की मात्रा जो है वो कितनी होनी चाहिए? 42%। एक और देखें, मार्गदर्शी के अनुसार पेट्रोल और डीजल में सल्फर को कम कर 50 ppm पर लाकर और 35% के स्तर पर लाना चाहिए। मतलब अभी और कम करने की ज़रूरत है सल्फर को। सल्फर को क्यों कम किया जा रहा है? सल्फर को कम किया जा रहा है ताकि सल्फर के ऑक्साइड भी कम प्रोड्यूस हो। अगर सल्फर के ऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं तो फिर जो है इससे प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम होगी? बिल्कुल, पॉल्यूशन जो है ज़्यादा होगा। एक और देखें, BS2, ये BS6, BS5, BS4 ये सब हम लोग नाम सुने हैं, लेकिन उसका फुल फॉर्म तो नहीं जानते हैं ना। हाँ, भारत स्टेज। BS2 जो है ये कब आया था? BS2 जो है बहुत पहले से चला आ रहा है, समझ में आया ना। बहुत पहले से 2007-8 के पहले से जो है BS2 ही आ रहा है। लेकिन उसके बाद से जो है BS3 गाड़ियाँ आ गई। BS3 के बाद जो है कौन आ गया? BS4 आ गया। देख रहे हैं ना, अप्रैल 2017 से संपूर्ण देश भर में जितने दोपहिया वाहन हैं सब कौन से टाइप के हैं? BS4 टाइप के हैं। अप्रैल 2017 में सारे 3 पहिया वाहन जो है कौन से आ गए थे? BS4, ठीक है। 4 पहिया वाहन भी कौन आ गए थे? BS4 वाली। ये जो है चेंज हो गया 2019 में, जो है 2019 में ये BS5 हो गया था। हाँ वही 19-20 यही हुआ था, BS5 हो गया। और उसके बाद जो है अभी कौन चल रहा है? 2022 के आसपास में जो है 2022 में ही BS6 लॉन्च हो गया। BS6, तो अभी BS6 गाड़ियाँ चल रही हैं। आगे और पता नहीं जो है कौन कौन सी गाड़ियाँ आएंगी। तो BS6 गाड़ियाँ हम लोग चला रहे हैं, ठीक है ना। खैर BS6 गाड़ियों से बहुत सारे लोग संतुष्ट नहीं हैं, ठीक है ना। लेकिन देखें हम लोग, ये पॉल्यूशन में सुधार करने के चलते जो है किया गया है केवल, और कुछ और कोई बात नहीं है, ठीक है। दिल्ली में किए गए इस प्रयोगों को धन्यवाद। किस प्रयोगों को? कि इसके कारण यहाँ की वायु में काफ़ी सुधार हुआ, लेकिन फिर भी लोगों में सुधार नहीं हुआ। समझ में आ रहा है ना। सरकार कुछ भी नियम लगा ले, जब तक लोग नहीं सुधरेंगे ना तब तक जो है कुछ नहीं हो सकता है, बिल्कुल। क्योंकि सरकार एक है, लोग अनेक हैं। समझ में आ रहा है ना। तो अनेक लोग अगर थोड़ा थोड़ा पॉल्यूशन कराने का काम करते हैं ना तो ये बहुत हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके बहुत हो जाएगा। तो इसलिए जो है मतलब ये ज़रूरी है कि प्रत्येक लोग जो है क्या बने? सतर्क बने, सचेत बने, ठीक है ना। किस लिए? प्रदूषण को कम करने के लिए, रोकने के लिए, ठीक है। तो भारत में वायु प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम कब लागू किया गया था? 1981 में। इसमें संशोधन कब हुआ? किस बात के लिए संशोधन हुआ? वायु प्रदूषण में ही हम लोग इसको भी रखेंगे। समझ में आ रहा है ना। नॉइज पॉल्यूशन जो है वो किसके अंडर में आएगा? वायु प्रदूषण के अंडर में आएगा। ये बात कब बताई गई? 1987 में। तो ये 1981 और 1987 दोनों याद रखेंगे। 1981 में क्या किया गया था? 1981 में क्या किया गया था? हाँ, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल, ठीक है ना। एयर पॉल्यूशन, ठीक है ना। क्या चीज़? हाँ, निरोध यानी इसको जो है प्रोहिबिट करना, रोकना, ठीक है ना। एंड कंट्रोल एक्ट, ठीक है ना। तो ये जो है नियम लाया गया था कब बताएं? 1987 में, 1981 में। लेकिन इसमें संशोधन करके नॉइज पॉल्यूशन को भी इंक्लूड किया गया। किसके लिए? ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए। ये कब किया गया था? 1987 में। तो सवाल है कि ध्वनि प्रदूषण जो है वो है क्या? देखिए हम लोग जेट वायुयान हो गया, रॉकेट का उड़ान हो गया,
ये सब जो है ज़रूरत से ज़्यादा शोर करते हैं, ठीक है ना। 150 डेसिबल से भी ज़्यादा शोर करते हैं। हम लोग फुसफुसाते हैं, उसमें कितना डीबी का साउंड प्रोड्यूस होता है? हम लोगों की फुसफुसाहट में कितना भी हम लोग धीरे बोलेंगे ना, तो उसमें 25 डीबी का साउंड जो है, डीबी, ठीक है ना, डेसिबल, तो 25 डेसिबल का साउंड जो है प्रोड्यूस हो जाता है। किस में? जब हम लोग फुसफुसाते हैं, ठीक है। और करीब करीब 100 के ऊपर जब ये जाएगा लाउडनेस, ठीक है ना, तो 100 से ऊपर वाले लाउडनेस को हमारा कान सह नहीं सकता है। जेट प्लेन अगर गुजरता है तो देखते हैं हम लोग कितनी तेज़ आवाज़ आती है। अगर वो आवाज़ कुछ समय के लिए रह जाए तब क्या होगा? हाँ, जहाँ पे एयरपोर्ट बनाया जाता है, एयरपोर्ट के आसपास जो है घर नहीं बनने दिया जाता है। क्या रीज़न है? जहाज कभी भी घर पे गिर सकता है। समझ में आ रहा है ना? ऐसा नहीं है, वहाँ उनको नॉइज़ पॉल्यूशन का सामना करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? उनको ध्वनि प्रदूषण का सामना करना पड़ेगा। एरोप्लेन में हॉर्न होता है कि नहीं? लाइट टाइप का हॉर्न होता है। ये तो बहुत अच्छा सवाल आ गया है। एरोप्लेन में हॉर्न होता है कि नहीं? अच्छा, शिप में हॉर्न होता है कि नहीं? शिप में होता है। शिप में सायरन होता है। अच्छा, और एरोप्लेन में नहीं होता है? पक्का होता है? कहाँ हवा में बजाता है? एरोप्लेन में हॉर्न होता है, समझ में आया? लेकिन वो हवा में बजाने के लिए नहीं होता है। वो किधर बजाने के लिए होता है? जब लैंड कर जाएंगे उसको पार्क वार्क कराना होता है, उसके लिए होता है। समझ में आ रहा है ना? केवल पार्किंग के लिए जो है हॉर्न होता है। ठीक है ना, क्योंकि एरोप्लेन तो बहुत हाइट पे है ना जी, और उसको पार्किंग कराने वाले दोनों हाथ में लाइट लेके ऐसे ऐसे जो है करते हैं कि इधर इधर इधर, हाँ इधर इधर, तो इशारा करते हैं, तब जाके जो है जहाज सही जगह पे आती है, लगती है। नहीं, नीचे कहाँ दिखाई देगा? बहुत ऊपर है वो, बहुत ऊपर है, तो कहाँ जा रही है जहाज उनको कैसे पता चलेगा? ठीक है ना, नीचे कुछ दिखाई देने वाला लगा नहीं होता है, तो वो हाथ में लाइट लेके एक आदमी इंडिकेट करता है, तो वहाँ पे हॉर्न की जो है ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो देखें हम लोग कि ये हमारे कर्णपटह को क्षतिग्रस्त कर सकते हैं। ध्वनि प्रदूषण से क्या क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम लोगों को जानना है। ध्वनि प्रदूषण से क्या क्या हो सकता है बताएं? अनिद्रा, दूसरा हार्ट बीट बढ़ जाना, तीसरा श्वसन के तरीके में परिवर्तन। इन सब से मनुष्य जो है क्या हो सकता है? पीड़ित हो सकता है। समझ में आया ना? और हम लोगों को जो है हिंदी का भेज दिया गया है क्या चीज़? ऐसे 31 याद रखेंगे हम लोग उसको, और उसको मतलब पढ़ने के बाद जो है ना हम लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। पढ़ने के बाद हिंदी का ऐसे जो है टेलीग्राम पे आज गया है, ठीक है। और टेलीग्राम पे 2 और इमेज गए हैं जिसमें बताया गया है कौन सा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है, ठीक है ना। हाँ, ये पूछता है, इसमें से जो है इम्पॉर्टेंट मतलब चीज़ें हम लोगों को याद करनी होंगी, ठीक है। 10 नाम है, मात्र 10 नाम जो है हम लोगों को याद करना है, ठीक है। देखें, ध्वनि प्रदूषण से जो है ना मतलब परेशानी तो होती ही है, लेकिन ध्वनि प्रदूषण से बचने के लिए उपाय हम लोग क्या कर सकते हैं बताएं? ध्वनि अवशोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं उद्योग धंधों में, ठीक है। और ध्वनि या फिर इसको ढक कर, मतलब जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है मशीनों को ढक दिया जाए। जैसे पहले जनरेटर आता था पुराने ज़माने वाला, ठीक है ना, स्टार्ट हो गया तो पूरा गाँव में आवाज़ जाएगा। और आज क्या क्या आ गया है? डीजी, हाँ साइलेंट डीजी। तो साइलेंट डीजी जो है वो यहीं चलेगा, पास में सुनाई नहीं देगा, ठीक है ना। हाँ बस बस, तो वैसा जो है मशीन बनाना ताकि ध्वनि प्रदूषण ना हो, ठीक है। अस्पताल और स्कूल के आसपास हॉर्न मुक्त जोन का सीमांकन, ठीक है ना। हॉस्पिटल के आसपास हॉर्न नहीं बजने देना चाहिए, ठीक है। पटाखे और लाउड स्पीकर हो गया, इसके लिए अनुमेय ध्वनि स्तर, पटाखा कितना आवाज़ वाला फोड़ना है उसकी अनुमति मिलनी चाहिए। मतलब सरकार को जो है ये कंट्रोल करना चाहिए कि भाई इससे ज़्यादा लाउड वाला साउंड पटाखा नहीं बजाना है, ठीक है। लाउड स्पीकर के लिए समय सीमा तय करें, लाउड स्पीकर, ठीक है ना। अगर हम लोगों के यहाँ शादी वादी है
लाउड स्पीकर कब तक बजाना है, ये जो है हम लोगों को मतलब इसका नॉर्म्स बनाना चाहिए, ठीक है, ताकि बाद में इसका प्रयोग किया जा सकता है। समझ में आ रहा है ना। इस सब के बारे में जो है कठोर कानून हम लोग बना लें। कठोर कानून मतलब ठोस कदम इसके लिए उठाने चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल किताबों में पढ़ लें और उसके बाद कुछ नहीं हो, ठीक है। देखें इसके बाद ये था हमारा वायु प्रदूषण। अगला टॉपिक क्या आएगा बताएं? जल प्रदूषण। जल प्रदूषण किसको कहते हैं हम लोग बताएं? जल प्रदूषण हम लोग कहते हैं जब जलाशयों में बेकार चीज़ जो है हम लोग बहाने लगते हैं, ठीक है ना। घरेलू कचरा बहाने लगते हैं, अपशिष्ट का निपटान करने लगते हैं जलाशय में, ठीक है ना, तब उसको जो है क्या कहा जाता है? जल प्रदूषण। और जल प्रदूषण में हाँ फैक्ट्रियाँ जो है जो भी पानी मतलब बेकार पानी होता है उसको रिलीज़ करती हैं हाँ नदियों में। तो भारत सरकार ने 1974 में, ये याद रखेंगे हम लोग, ठीक है ना, कौन सा अधिनियम बनाया था बताएं? वाटर पॉल्यूशन क्या चीज़ कंट्रोल एक्ट, ठीक है ना। वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट जो है वो कब बनाया गया था? 1974 में बनाया गया था, ठीक है ना। तो अब हम लोगों को देखना होगा एक बार कि वाहित मल, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर 10 में, ठीक है ना, और औद्योगिक बहिस्राव, ये देखें लिखा भी है, हम लोग कब पढ़े हैं? अध्याय 10 में पढ़े हैं, ठीक है ना। तो अध्याय 10 में जो है हम लोगों को पढ़ाया गया है कि जितने भी मतलब जल निकलते हैं फैक्ट्रियों वगैरह से, उसमें 0.1% जो है क्या होता है? अपद्रव्य होता है। अपद्रव्य होता है 0. कितना? 1%, ठीक है ना। 0.1% जो है अपद्रव्य होता है। निलंबित ठोस जैसे बालू हो गया, गाद हो गया, चिकनी मिट्टी हो गई, कोलाइडी पदार्थ जैसे मल हो गए, जीवाणु हो गए, वस्त्र हो गए, कागज के रेशे हो गए, ठीक है ना। इन सबको जो है हम लोग जल में क्या करते हैं? बहा देते हैं, ठीक है ना। तो अगर जल में ये सारी चीज़ें बहाई जाती हैं तो क्या होगा? इससे बीओडी बढ़ जाएगा। बीओडी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। किसका बीओडी बढ़ जाएगा? जल का बीओडी बढ़ जाएगा। और जल का बीओडी बढ़ना अच्छी बात है या गलत बात है? ये प्रदूषण जो है, देखें हम लोग जैसे जैसे हम लोग वाहित मल का विसर्जन करेंगे, ठीक है ना, उसमें घुलित ऑक्सीजन की मात्रा जो है क्या होगी? कम होगी। ये देखें हम लोग 2 लाइन दिखाया गया है, एक लाल वाला और एक क्या चीज़? ब्लू वाला। तो ये ब्लू वाला किसके लिए है और लाल वाला किसके लिए है? घुली ऑक्सीजन के लिए। तो घुलित ऑक्सीजन की मात्रा जब ज़्यादा है तो ये बीओडी क्या है? कम है। लेकिन देखिए ज़रा घुली ऑक्सीजन की मात्रा जैसे जैसे बढ़ रही है, यहाँ से देखिए हम लोग जैसे जैसे मात्रा बढ़ रही है घुलित ऑक्सीजन की, बीओडी क्या हो रहा है? घट रहा है। लेकिन जैसे जैसे ये बीओडी की मात्रा घट रही है, घुलित ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो रही है? हाँ, ठीक है ना। मतलब ये दोनों जो है एक दूसरे के उल्टा चलते हैं। कौन कौन? बीओडी और घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोगों को देखना है कि अगर जल प्रदूषण होता है तो कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अच्छा, एक और डिफिनीशन यहाँ दिया गया है, इसको हम लोग याद रखेंगे, एकदम इम्पॉर्टेंट है ये, इसको याद रखेंगे हम लोग। शैवाल प्रस्फुटन किसको कहते हैं? जलाशयों में काफ़ी मात्रा में पोषकों की उपस्थिति के कारण मुक्त प्लावी शैवाल की अतिशय वृद्धि होती है और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? शैवाल प्रस्फुटन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? शैवाल प्रस्फुटन कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? क्या कहा जाएगा इसको? शैवाल प्रस्फुटन, ठीक है ना। शैवाल जो है आ जाना, मतलब मिट्टी जलाशय का रंग हम लोग देखेंगे कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है। जलाशय, हाँ काई, जलाशय का रंग जो है ऊपर से कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज़? शैवाल प्रस्फुटन। इसके चलते जल की गुणवत्ता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। मछलियाँ क्या हो जाएंगी? मर जाएंगी। शैवाल, मनुष्य और अन्य जानवर जो है उनमें जो है मतलब विषैले पदार्थ जो है वो जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे हम लोग ये नावों के लिए भी, नाव जो चलती है पानी में, ठीक है ना, वाटरवे, उनको भी प्रभावित करते हैं। जब ज़्यादा पॉल्यूशन होगा ना, इस तरह की चीज़ें जो है उत्पन्न होंगी। बहुत ज़्यादा दुर्गंध आती है इससे। समझ में आ रहा है ना? दुर्गंध जो है इससे बहुत अधिक आती है। कभी ऐसा देखे हैं क्या? एक और हम लोग नाम सुने होंगे इसका, वाटर हायसिंथ,
बंगाल का आतंक जलीय खरपतवार है, ठीक है ना। हाँ, इसके बाद देखें हम लोग, अगर ये चीज़ें होती हैं, मतलब जल प्रदूषण होता है, तो जल प्रदूषण से कौन कौन सा रोग हो सकता है, देख रहे हैं ना। हाँ, ये कहा जाए कि जल जनित रोगों के नाम लिखें, तो जल जनित रोगों के नाम में जो है हम लोग क्या क्या लिख देंगे, पेचिस, टाइफाइड, पीलिया और हैजा। ये सब जो है किसके चलते होता है, दूषित जल के कारण होता है। किसके कारण होता है, दूषित जल, ठीक है ना। एक और चीज़ देखें, घरेलू वाहित मल की अपेक्षा उद्योगों जैसे पेट्रोलियम, कागज उत्पादन, धातु निष्कर्षण और प्रसंस्करण, रासायनिक उत्पादन आदि के अपशिष्ट जल, ये विषय इसमें विषैले पदार्थ होते हैं, खासतौर पे भारी धातु होते हैं, जैसे कि कौन कौन, पारा, कैडमियम, तांबा, सीसा, ये सब होते हैं। अगर ये जल में जाते हैं तो जल में जाने के कारण जो है मछलियों को नुकसान पहुंचेगा, समझ में आ रहा है ना। और इसके चलते एक घटना उत्पन्न होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसका भी डिफिनीशन याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बायोमैग्निफिकेशन किसको कहते हैं, बताएंगे बायोमैग्निफिकेशन किसको कहेंगे, इसको समझाना पड़ेगा हम लोगों को। उद्योगों के अपशिष्ट जल में विद्यमान कुछ विषैले पदार्थ में जलीय खाद्य श्रृंखला, ठीक है ना, ये क्या करवा सकते हैं, बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन का अर्थ होता है कि क्रमिक पोषी स्तर पर विषाक्त की सांद्रता में वृद्धि होना। जो भी जहरीला पदार्थ है वो जब एक पोषी स्तर में जाएगा ना, उसके बाद जब वो अगले पोषी स्तर में जाएगा तो उसकी मात्रा में क्या होती है, वृद्धि होती है। इसको एक फिगर के द्वारा समझाया गया है। ये देखें हम लोग, ये देखें हम लोग, जरा देख रहे हैं ना, इसमें जो है दिखाया गया है हम लोगों को क्या चीज़, एक पोषी स्तर दिखा दिया गया है। यहाँ देखेंगे हम लोग मछली, देख रहे हैं ना, ये जरा देखेंगे हम लोग, इस पे गौर करेंगे। जलीय खाद्य श्रृंखला में डीडीटी का जैव आवर्धन कैसे होता है, डीडीटी का फुल फॉर्म इथेन, ठीक है ना। तो डीडीटी का जो है ना, मतलब कितना मात्रा है इसमें जरा बताएं, 0.03 ppb। ये आगे बढ़ के कितना हो जाता है, ppm, और आगे चल के कितना हो जाता है 0.25 ppm, 0.05, और यहाँ कितना हो जाता है 2 ppm, और वहाँ कितना हो जाता है, ये मतलब इसमें, हाँ थोड़ा सा एक जगह जो है मिस्टेक था, बिल्कुल बिल्कुल 0.5। वो सुधार करवाए थे क्या हम, एक बार शायद करेक्शन करवाए थे हम। अच्छा कोई ना, देख लेते हैं लोग, दोबारा देख लेते हैं लोग, यहाँ से देख लेते हैं हम लोग। बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है, एनसीईआरटी को कंप्लेन करना पड़ेगा, भाई जल्दी सुधारो। देखिए हम लोग जैव आवर्धन को समझने के लिए जो है ना, ये वाला फिगर हम लोग देख लेते हैं जो इंग्लिश में जो है दिया हुआ है, ठीक है ना, चूँकि हमारे हिंदी वाले बुक में थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है। और गड़बड़ क्या है, एक जीरो एक्स्ट्रा दे दिया है। देखें हम लोग जरा, वाटर में कितना है 0.003 ppb, ठीक है, 0.04 ppm, 0.004 ppm कर दिया है, ठीक है, और 0.5 ppm और वहाँ कर दिया है 0.05। अच्छा यहाँ का जीरो जो है उधर ले आके लगा दिया है ना, दोनों में एक एक जीरो एक्स्ट्रा कर दिया है, एक एक जीरो, कोई बात ना, एक एक जीरो हम लोग हटा लेंगे, ठीक है ना, एक एक जीरो हम लोग जो है बंद कर लेंगे। यहाँ का एक जीरो निकाल दें, यहाँ का, और यहाँ का भी एक जीरो निकाल दें, समझ में आ रहा है ना, ये अब सही हो गया। अब ठीक है, जल में कितना हो जाएगा बताएं जरा, 0.003 ppb। और ये जल में ही जो प्राणी प्लवक है, ये जो है जल की बात बताई जा रही है, जल में पोषित हो रहे हैं कौन, पादप प्लवक, पादप प्लवकों को खा रहे हैं जंतु प्लवक, ये जंतु प्लवक हैं, प्राणी प्लवक जिनको कहते हैं, जू प्लैंकटन। तो जू प्लैंकटन में इसकी मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है। जू प्लैंकटन्स को खा रही हैं कौन, छोटी मछलियाँ, तो छोटी मछलियों में डीडीटी की मात्रा और बढ़ जाएगी। उनको खा रही हैं बड़ी मछलियाँ, तो बड़ी मछलियों में व्हेल जो है अपना मुंह कैसे खोल के रखती है,
बड़ा सा खोल के रखती है, ऐसे लगेगा कि नाव है, ठीक है। मछली जाती है सब वहाँ घूमने के लिए, एक ही बार जो है बंद कर लेगी, समझ में आ रहा है ना। हाँ, एक ही बार बंद कर लेगी, सारी मछलियाँ गई अंदर, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से व्हेल जो है वो खाना खाती है। तो बड़ी मछली जो है उसके शरीर में, वो चूँकि ज़्यादा मछलियों को खा रही है, और ज़्यादा मछलियों को खाएगी तो क्या होगा, उसके अंदर जैव आवर्धन होगा, ठीक है। और फिर जो है ये मत्स्य भक्षी जो मछलियों को खा रही हैं, इनके अंदर और ज़्यादा होगा, क्योंकि ये एक दो मछली खा के थोड़े इसका पेट भरेगा। हाँ, दिन भर में कोई वो खाती होगी, और जितने मछलियों में डीडीटी है सब उसके अंदर जाके जमा होता होगा, तो उसमें मात्रा जो है और बढ़ेगी। समझ में आया ना। तो देखें हम लोग, कांटा हल जाएगा। समझ में आ रहा है ना। देखें इसके बाद जो है हम लोग समझते हैं, एक डिफिनीशन और हम लोगों को यहाँ दिया हुआ है, एक डिफिनीशन और याद रखना है। ये जितना डिफिनीशन बता रहे हैं ना, ये सब जो है सब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है ना। ये सब सब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। सुपोषण किसे कहते हैं, सवाल आएगा, सुपोषण किसे कहते हैं, यूट्रोफिकेशन किसको कहते हैं, बताएं क्या कहेंगे हम लोग। झील का प्राकृतिक काल प्रभावन, ठीक है ना, यानी झील अधिक उम्र की जब हो जाती है तो यह इसके जल की जैव समृद्धि के कारण होता है। तरुण, तरुण किसको कहेंगे, कम उम्र की। झील का जल जो है वो शीतल और क्या होता है, स्वच्छ होता है। जैसे जैसे ये और पुराना होगा, नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा जो है क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है। जलीय जीवों में वृद्धि होती है, तो ये जलीय जीवों में वृद्धि होना ही क्या है, सुपोषण है। सु मतलब अच्छा, पोषण मतलब पोषण। तो जीव जब जल जो है समुद्र का, नदी का, तालाब का, झील का जल जो है उस लायक हो जाए कि उसमें जो है मतलब जीवधारियों की मात्रा जो है बढ़ती जाए, बढ़ती जा रही है, तब फिर उसको हम लोग क्या कहते हैं, सुपोषण कहते हैं। क्या कहेंगे उसको, सुपोषण, ठीक है। तो सुपोषण का परिभाषा जो है हम लोग याद रखेंगे यहाँ से, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है सुपोषण, ठीक है। और ये देखें एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखें एक और जो है हम लोगों को केस स्टडी दिया गया है, केस स्टडी दिया गया है किसका बताएं, केस स्टडी दिया गया है हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी, हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। और ये कहाँ हुआ था, कैलिफोर्निया के उत्तरी तट पर, कैलिफोर्निया याद है ना, जहाँ पे जंगल में आग लगी है, ठीक है। और वहाँ पे एक शहर है, शहर का नाम क्या है, एरकाटा, ठीक है ना। एरकाटा जो है इसका नाम है। तो उत्तरी तट पर, कैलिफोर्निया के उत्तरी तट पर जो एरकाटा शहर है, हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी के जीव वैज्ञानिक, ठीक है ना, और शहर के लोग, इन दोनों ने मिलके एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया। कौन सा ऑपरेशन, ज्वाइंट ऑपरेशन। ज्वाइंट ऑपरेशन में जल का उपचार किया, जल का एकीकृत जल का उपचार कहते हैं इसको हम लोग, ठीक है ना। और इसी को नाम हम लोग किस नाम से जानते हैं, फोम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, फोम। फोम मतलब फ्रेंड्स ऑफ एरकाटा मार्श, फ्रेंड्स ऑफ क्या चीज़, एरकाटा मार्श, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ऑफ एरकाटा मार्श जो है वो किससे रिलेटेड है बताएं, कैलिफोर्निया के उत्तरी तट पर स्थित शहर एरकाटा से, जहाँ पे हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी के जीव वैज्ञानिक और वहाँ के उस शहर के लोग जो है, दोनों लोगों का मिलके ज्वाइंट ऑपरेशन चला। किसके उपचार के लिए बताएं, जल के उपचार के लिए, ठीक है ना। 60 हेक्टेयर में ये भूमि जो है, कच्छ भूमि में इस जल का उपचार होता था। अलग अलग प्रकार का पेड़ पौधा लगा दिया गया था, जहाँ से जल गुजरता था वो अपने हिसाब से जो है पोषक तत्व ले लेता था, और उसके बाद जो है जल का उपचार हो जाता था। तो ये केस स्टडी किया गया था अमेरिका में, समझ में आ रहा है ना। जब तक जो है वो मतलब लोग जागरूक नहीं होते हैं तब तक जो है कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे ही हमारा इंडिया भी पीछे नहीं है। हमारे इंडिया में जो है ना, कहाँ पे बताएं, इकोसैन, केरल, केरल हो गया, और केरल के बाद जो है कौन, श्रीलंका। दोनों आपस में जो है मिलता जुलता है, हम लोग जानते ही हैं, ठीक है ना। एक तरफ केरल है, एक तरफ क्या है, तो दोनों ने क्या बनाया, कौन सा टॉयलेट बनाया, इकोसैन टॉयलेट। पता है ना इकोसैन टॉयलेट किसको कहते हैं, इकोसैन टॉयलेट कहते हैं जिसमें 2 टंकी बनाई जाएगी,
एक टंकी 6 महीना चलेगा, एक टंकी 6 महीना चलेगा, बाकी 6 महीना बंद रहेगा, उसको सूखने दिया जाएगा। जितना जो है इकट्ठा हुआ है उसमें उत्सर्जी पदार्थ वो सूखने दिया जाएगा। फिर सूखने के बाद जो है उसको डाल दिया जाएगा कहाँ, खेतों में, ठीक है। फिर 6 महीना उसको चालू किया जाएगा, पहले वाले 6 को जो है फिर से बंद करेंगे हम लोग। तो इस तरह से जो है वो इकोसैन टॉयलेट काम करता है। ये बेहतर है, ठीक है ना, बेहतर उपाय है। अगला जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे बताएं, किसको कहते हैं ठोस अपशिष्ट? ठोस अपशिष्ट कल पढ़ा जाए कि आज ही पढ़ा जाए? कल पढ़ते हैं हम लोग इसको, ठोस अपशिष्ट को।